नमस्कार साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एंजॉय विथ आरसी पे। तो अब तक की चर्चा में हम लोगों ने प्रश्नावली जो 6.1 है उसके लिए जो आवश्यक फार्मूले, सूत्र, नियम, प्रमेय आदि थी, उन सब पे अच्छे से बातचीत हो गई थी। उम्मीद करता हूँ आपको वहाँ तक की पूरी डिस्कशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, अच्छे से वो सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो अब उन्हीं जो सूत्र, फार्मूले, प्रमेय वगैरह बताई गई थी, अभिग्रहीते दो थी, तो उन्हीं का यूज करके अब हम लोगों को इस प्रश्नावली 6.1 को सॉल्व करना है। तो अब इसमें 6 सवाल हैं शायद, तो इनको बारी बारी से हम लोग सॉल्व करना अब स्टार्ट करते हैं। तो इनको सॉल्व करना स्टार्ट किया जाए उससे पहले जो आपके दोस्त हैं उन्हें आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी जल्दी से इस वीडियो को देख लें। तो आइए फिर अब आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा प्रश्नावली 6.1 है, एनसीईआरटी बुक मैथ की जो है क्लास 9th के हिसाब से। तो इसमें पहला फर्स्ट क्वेश्चन ये कुछ दिख रहा है इस तरह से, एक इसके साथ आकृति अटैच है। इस आकृति के हिसाब से हमें इसका जवाब देना है। तो देखिए इसमें कह रहा है एक आकृति 6.13, यानी कि ये जो आकृति दी गई है ये आकृति 6.13 है। रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई 70 डिग्री है तो एंगल बी ओ डी बराबर 40 है, तो एंगल बी ओ ई और प्रत्यावर्ती एंगल सी ओ ई हमें ज्ञात करना है। यानी कि कुछ चीजें देख लीजिए, जैसे इसमें कह रहा है ए ओ सी, तो ए ओ सी एंगल कौन सा है? ए ओ सी, ये वाला एंगल ए ओ सी है। अब पेंसिल नहीं है अभी हमारे पास, नहीं तो मार्क कर देते, पेन चलाना ठीक नहीं रहेगा। तो उसके बाद ये एंगल और एंगल बी ओ ई, यानी कि बी ओ ई ये वाला एंगल, इन दोनों का योगफल जो है इसको और इसको ऐड कर दिया जाए तो इन दोनों का योगफल जो है वो 70 डिग्री यानी कि 70 डिग्री आ रहा है। और आगे कुछ कह रहा है एंगल बी ओ डी, जो ये एंगल बी ओ डी ये वाला एंगल है ये 40 डिग्री दिया हुआ है। तब हमें एंगल जो बी ओ ई है, बी ओ ई ये वाला एंगल, इसे हमें फाइंड आउट करना है। और एक प्रत्यावर्ती एंगल, प्रत्यावर्ती एंगल उसे कहते हैं जो 180 से ज़्यादा हो और 360 से कम हो। तो एंगल सी ओ ई, तो सी ओ ई, तो ये वाला एंगल तो 180 से कम ही लग रहा है, तो इस तरफ का पूरा एंगल अपना प्रत्यावर्ती एंगल कहलाएगा। तो आइए पहले इस चित्र को कॉपी पे बना लिया जाए, उसके बाद फिर इसकी सॉल्विंग को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अब पहले हम लोग चित्र को बना देते हैं। तो यहाँ पे चित्र बनाने के लिए कुछ एक रेखा जो अपनी ए बी है वो इस तरह से खींची गई है, तो हम लोग इसको खींच देते हैं। एक रेखा ये है, इसको नाम दे दिया गया है चित्र में ए बी, ए बी। एक रेखा कुछ इस प्रकार से जा रही है, तो यहाँ पे भी एक रेखा को हम लोग खींच देते हैं। तो इस रेखा का नाम इसमें दिया गया है सी डी, सी डी। और ये दोनों जहाँ पे प्रतिच्छेद हो रहे हैं इस पॉइंट को नाम दिया गया है ओ बिंदु, तो ये ओ बिंदु है। अब एक रेखा यहाँ से और जा रही है, रेखा आप क्या कह सकते हैं? किरण कह सकते हैं। तो एक किरण इस तरफ जा रही है जो इस पॉइंट को नाम दे दिया गया है ई। तो अब जो हमारी सवाल है, सवाल ओरिजिनली चित्र ऐसा ही बना था, ये रेखा थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है तो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी चित्र सेम कॉन्सेप्ट पे ऐसा ही था। तो अब इसमें कुछ चीज़ें सवाल में दी गई थी, जैसे क्या क्या दिया गया था। तो सवाल में हमें दिया गया है, यहाँ पे नीचे हम लोग लिखेंगे जो अपना दिया गया वाला पार्ट है। तो क्या क्या दिया गया है? दिया गया है, तो दिया गया है जो वो हमें दिया गया है कि जो एंगल है ए ओ सी और बी ओ ई, तो एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी है और बी ओ ई ये वाला एंगल, हाँ दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो कितना दिया गया था? बी ओ सी बराबर 70 डिग्री, ये हमें दिया गया है। और एक एंगल हमें ये बी ओ डी वाला दिया गया था, तो ये भी दिया हुआ है। एंगल बी ओ डी जो है ये था कितना? ये 40 डिग्री था। अब हमें
जो दिया गया है उसको हम लोग एक अदर कलर की पेन से मार्क कर देते हैं। तो इस एंगल को और इस एंगल को ध्यान से देखिएगा। इस एंगल को हम लोग नाम दे देते हैं x और इस एंगल को नाम दे देते हैं y। और ये एंगल तो हमें दिया ही गया है, कितना, ये है 40 डिग्री। तो ये 40 डिग्री है, x डिग्री, ये y डिग्री। तो अब इस हिसाब से हम लोग, इतना हमें दिया गया था सवाल में। अब पूछ क्या रहा था, तो पूछ रहा था हमारे लिए एंगल। तो यहाँ पे नीचे लिखते हैं ज्ञात करना है, तो नीचे लिखते हैं ज्ञात करना है। तो हमें कौन कौन सा एंगल ज्ञात करना है उसको हम लोग यहाँ पे नीचे लिख दे रहे हैं कि हमें जो जो एंगल ज्ञात करने हैं। तो हमें एंगल ज्ञात करना है BOE, एंगल BOE, और एक एंगल ज्ञात करना है हमें, और एक प्रत्यावर्ती कोण। तो प्रत्यावर्ती कोण कौन सा ज्ञात करना है हमें, तो COE हमें एक प्रत्यावर्ती कोण ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें दिखा दे रहे हैं कौन कौन से कोण हैं। तो ये जो BOE एंगल है ये यहाँ पे दिख रहा है, BO और E, ये वाला कोण जो x माना है हमने, इसी का मान हमें संख्याओं में दिखाना है। और अगला जो कह रहा है प्रत्यावर्ती कोण COE, तो C पॉइंट यहाँ पे है, O पॉइंट यहाँ पे है, E यहाँ पे है। तो ये पूरा एंगल तो हमें ज्ञात करना है। तो आइए बारी बारी से इनको ज्ञात करना, सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं हल या उपपत्ति, आप जो भी चाहें लिख सकते हैं। तो अब देखिए, चूंकि ये जो है एक सिंपल रेखा पर ये कोण बन रहे हैं, तो अगर सभी का योग कर दिया जाए तो पहले तो हमें इतना, ये तो दिया ही था, ये बराबर थे और इनको x y माना था, तो हम लोग x प्लस वाई बराबर 70 डिग्री लिख सकते थे। तो जी हाँ, इसको लिख सकते थे। तो अब देखिए इस रेखा में ये एक पूरा अगर कोण लिया जाए तो इस प्रकार से, यदि हम इस पूरे कोण को लें, जो इतना ये है इसको मिला दें और पूरे कोण को मिला दें, तो 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि ये किस पे बन रहा है, एक सरल रेखा पे ऊपर की ओर बना कोण 180 अंश होता है। तो इस हिसाब से यहाँ पे जो एंगल अपना y है, इसमें हम एक एंगल जोड़ देते हैं, इसको हम लोग नाम दे देते हैं z एंगल। तो z डिग्री का अगर इसको मान लेते हैं, तो जो एंगल y है, एंगल z डिग्री है और प्लस एंगल x डिग्री है, अगर इनको देखा जाए तो तीनों का योगफल कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। जाहिर सी बात है, ऋजु कोण है, सभी को मिलाने पे एक ऋजु कोण बन रहे हैं। और उसके बाद अब यहाँ पे x और y, जो ये y एंगल y है और एंगल x है, इन दोनों का योगफल 70 दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये दोनों योगफल 70 हो गए, प्लस एंगल z ऐसा ही रहा और इस तरफ 180 डिग्री। तो अब क्या करते हैं, 70 डिग्री को उस तरफ ट्रांसफर करते हैं, तो एंगल z जो आया अपना वो इसमें से घट जाएगा। तो 180 माइनस 70 डिग्री लगाते रहिए आप लोग यहाँ पे। तो ये जब घटेगा तो 110 डिग्री आया। तो ये जो अपना एंगल है, जो z एंगल है, इसकी वैल्यू निकल कर आ गई अपनी 110 डिग्री। जाहिर सी बात है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो अब देखिए, ये तो अपना एक हो गया। अब देखिए एक रेखा ये भी है, तो इस पे भी जो एंगल बन रहा है, कौन सा एंगल बन रहा है, ये पूरा एंगल। ध्यान से देखिए, इस पूरे एंगल को अगर हम लोग मिला दें तो ये भी 180 होना चाहिए। यानी कि इसी बात को अगर दूसरी भाषा में हम लोग कहें तो एंगल z को जोड़ें, एंगल x को जोड़ें और 40 को जोड़ दें, तो कितना हो जाना चाहिए अपना 180 डिग्री। तो आइए इसको जोड़ते हैं। तो यहाँ पे जो है एंगल जो z है उसको जोड़ा जा रहा है और एंगल x जोड़ा जा रहा है, और प्लस जो 40 डिग्री दिया हुआ था उसको जोड़ने पे 180 होना चाहिए, क्योंकि ये ऋजु कोण बना रहे हैं। अब उसके बाद यहाँ पे z की वैल्यू तो हम लोगों ने निकाली ही थी, तो z बराबर 110 डिग्री निकाला था, प्लस जो एंगल x था वो ऐसे ही रहा और 40 डिग्री इस तरफ रहा और 180 डिग्री इस तरफ। तो अब आइए इनको जोड़ते हैं। तो 40 और 10 ये 150 हो गया, तो एंगल x ये हुआ प्लस 150 डिग्री इधर रहा और इक्वल टू 180 डिग्री ये हो गया।
अब उसके बाद इस 150 को इस तरफ ट्रांसफर करते हैं, तो जो एंगल x की वैल्यू निकल कर आई वो कितनी निकल कर आई, तो अगर 180 डिग्री में से हम लोग 150 डिग्री को माइनस कर देते हैं तो अपने पास बचा कितना, 30 डिग्री। तो x की वैल्यू 30 डिग्री आई, एंगल x जो आया वो 30 डिग्री आया। सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा, तो यहाँ से एंगल x जो है वो 30 डिग्री आया। और इसी एंगल x को ध्यान से देखिएगा, इस चित्र में एंगल x को हम लोग क्या कह रहे थे, कोण EOB कहें या BOE कह दे रहे थे। तो हमें ये भी ज्ञात करना था, ये ज्ञात करने वाले सेशन में एंगल BOE हमें ज्ञात करना था। तो यहाँ पे इसी एंगल को हम लोग BOE भी कह सकते हैं अगर माना ना होता तो ये कितना निकल कर आया अपना 30 डिग्री। उम्मीद करते हैं एक एंगल आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से निकाला गया है। अब आइए देखते हैं दूसरा एंगल, जो अपना एंगल है कौन सा, COE, लेकिन इसका प्रत्यावर्ती एंगल, यानी कि ऐसा एंगल ज्ञात करना है जो 180 डिग्री से ज़्यादा बने। तो अपना एंगल COE, तो एक तो ये भी COE ही कहलाएगा, ये वाला जो एंगल बन रहा है ये भी COE ही कहलाएगा, लेकिन ये 180 से कम है इसलिए ये प्रत्यावर्ती एंगल नहीं कहलाएगा। तो प्रत्यावर्ती एंगल कितना बन रहा है, तो प्रत्यावर्ती एंगल ये पूरा बन रहा है। अगर हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक की माप करें तो ये जो पूरा एंगल बन रहा है ये पूरा प्रत्यावर्ती, यहाँ से पूरा लीजिए, तो ये पूरा प्रत्यावर्ती एंगल बन रहा है अपना। तो अब देखिए ये बनना तो चाहिए था कितना, पूरा अगर घूम जाता तो बनता कितना, 180 डिग्री, और लेकिन बना कितना, तो बना कितना, उसमें से 110 डिग्री ये शेष रह गया। अगर ये 110 डिग्री भी ले लिया जाता तो 360 हो जाता, यानी कि इस कोण को निकालना है हमें, तो 360 में से 110 घटा दें, आ जाएगा उत्तर। तो इसको कुछ इस प्रकार से लिखते हैं हम लोग कि यहाँ पे, तो अब ये तो हो ही गया था, इसको आप लोग ब्रैकेट में चाहे तो दिखा दें, अच्छा लगेगा दिखने में। तो यहाँ पे जो एंगल है तो हम लोग ऐसा करते हैं कि जो प्रत्यावर्ती एंगल, प्रत्यावर्ती जो एंगल अपना था कौन था सा, COE, और इसी में अगर एंगल Z को जोड़ दिया जाए, Z बोले तो अपना एंगल कौन सा था, तो इसको आप लोग सिंपली COE कह सकते हैं, ये प्रत्यावर्ती नहीं है। तो अगर इन दोनों को जोड़ा जाए तो 360 डिग्री आना चाहिए पूरा पूरा, क्योंकि ये पूरा चक्कर पूरा कर ले रहा था। अब इसको चाहे आप एंगल Z भी दिखा सकते हैं, क्योंकि हम लोग मान चुके हैं कि एंगल Z है, तो इसलिए आप इसको दिखा सकते हैं ऐसा भी और Z से भी दिखा सकते हैं। तो अब देखिए ये प्रत्यावर्ती एंगल तो हमें ज्ञात ही करना है, और ये हमें ज्ञात हो ही चुका है 110 डिग्री। तो ये जो है इसको ऐसे ही हम लोग उतार देंगे, और यहाँ पे प्लस इसका वैल्यू रखेंगे 110 डिग्री, और इस तरफ से 360 डिग्री, ये हो गया। अब उसके बाद जो ये है ये एंगल ऐसे ही लिखा रहा, और इस तरफ ये जो 360 डिग्री था इसमें से हम लोग माइनस कर देते हैं 110 डिग्री को। तो अब ये बचा कितना, तो अगर इसमें से 110 डिग्री माइनस करेंगे तो 250 डिग्री। तो जो प्रत्यावर्ती कोण आया, तो यहाँ पे आप लोग नीचे अच्छे से लिख दीजिएगा, प्रत्यावर्ती कोण जो COE था उसकी वैल्यू निकल कर आई 250 डिग्री। तो ये दोनों चीजें यहाँ पे फाइंड आउट हो जाती हैं। अब आप लोग इसको लिखना चाहें तो इस चित्र में भी लिख सकते हैं कि जो x की वैल्यू आई थी वो आई थी 30 डिग्री, और यहाँ से जो ये पूरा कोण बना था इसको इसी कलर की पेन से लिख दे रहे हैं, तो ये कितना था 250 डिग्री। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अब आइए बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व ही हो चुका था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो देखिए इस क्वेश्चन के साथ ये एक आकृति अटैच है, 6.4 लिखा हुआ है, यहाँ पे 6.4 ये भी लिखा हुआ है। तो आकृति 6.4 में, यानी कि इस दी हुई आकृति में रेखाएं XY, ये रेखा एक XY है, और एक रेखा जो दूसरी है, क्योंकि यहाँ रेखाएं यूज हुआ है तो 2 रेखाएं हैं, तो XY एक ये है और एक रेखा MN, एक रेखा ये वाली MN O पर प्रतिच्छेदित करती हैं, एक दूसरे को पॉइंट O पे प्रतिच्छेद कर रही हैं। यदि एंगल POY
POY ये वाला एंगल 90 डिग्री है, और जो एंगल AB, देखिए इस एंगल को A से मार्क किया गया है, इस एंगल को B से मार्क किया गया है, तो इनका जो रेशियो है, अनुपात है जो, वो 2:3 का है। यानी कि अगर ये 2 डिग्री का होगा तो ये 3 डिग्री का, ये 20 डिग्री का होगा तो ये 30 डिग्री का, ये 15 डिग्री का, 15 नहीं 40 का होगा तो ये हो जाएगा 60 का। तो ऐसा कुछ इनका रेशियो है। तो हमें एंगल C ज्ञात करना है, ये वाला पूरा एंगल हमें C ज्ञात करना है। तो आइए पहले चित्र को कॉपी पे अच्छे से बनाया जाए, उसके बाद इस सवाल को सॉल्व किया जाए। तो यहाँ पे जो सवाल का चित्र था वो कुछ इस प्रकार बना हुआ था कि एक रेखा थी अपने पास AB, तो इसको नाम दे देते हैं हम लोग AB नाम इसको दे दिया, और एक रेखा जो थी वो MN इसको क्रॉस कर रही थी, प्रतिच्छेद कर रही थी। तो ये रेखा थी अपनी, इस पॉइंट को N नाम देते हैं, इस पॉइंट को M नाम दे देते हैं। तो ये एक रेखा थी, और यहाँ पे एक किरण परपेंडिकुलर बिल्कुल 90 डिग्री पे मीट कर रही थी। तो ये जो एंगल था ये 90 डिग्री बन रहा था, और इस पॉइंट को नाम दे दिया गया था P। तो ये A B P, और ये जो पॉइंट बीच में था इसको नाम दे दिया गया था O। तो अब इसमें कुछ एंगल थे जिनको हम लोग विशेष नाम से डिनोट कर दे रहे हैं। तो ये जो एंगल था ये A था, और इसके नीचे जो एंगल ये था ये B था, और ये जो एंगल पूरा दिख रहा है आपको, इसको C नाम दिया गया था चित्र में। तो ये हो जाता था अपना C। तो अब यहाँ पे कुछ जो दिया गया था हमें, तो दिया गया है वाले पार्ट में, तो क्या दिया गया था, तो हमें दिया गया था कि जो एंगल POB है, सॉरी यहाँ थोड़ा गड़बड़ी हो गई थी, ये पॉइंट X लिया था इसने और इस पॉइंट को Y लिया था। अब ठीक है, तो ये तो नाम थे, नाम से कुछ नहीं होता। तो ये जो POY एंगल था, POY एंगल, इसको इसने 90 डिग्री दे रखा था, और कुछ पॉइंट दिए थे। वो कह रहा था कि जो एंगल A है और जो एंगल B है, सॉरी इसको A डिग्री जो है और ये जो B डिग्री एंगल है, इनका जो रेशियो था वो 2:3 का था। तो इतनी बात दी गई थी, और हमें फाइंड आउट क्या करना था, तो हमें जो ज्ञात करना था, ज्ञात करना है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, तो ज्ञात करना है हमें C की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। ये जो एंगल C दिया हुआ है, ये जिस एंगल की वैल्यू C दी हुई है, तो इसे हमें ज्ञात करना है। तो बस यही ज्ञात करना था। तो अब देखिए इसका हल हम लोग शुरू करते हैं। तो हल यहाँ पे, तो देखिए ये पूरा एक किरण है। अगर हम लोग AB को जोड़ दें और इसको जोड़ दें तो ये दोनों आसन्न कोणों का युग्म बनाएंगे, यानी कि 180 डिग्री होना चाहिए। यानी कि हम मोटा मोटी ये कह सकते हैं कि A प्लस B, इसको पूरा एक एंगल कंसीडर करते हैं और इसको एक एंगल, तब ये दोनों आसन्न कोण कहलाएंगे। यानी कि A प्लस B और प्लस इस 90 को जोड़ दें तो 180 डिग्री के बराबर आना चाहिए। तो हम लोग ऐसा यहाँ पे लिख देते हैं, A प्लस B प्लस 90 डिग्री जो है वो 180 के बराबर आना चाहिए था। तो यहाँ से अब 90 को उधर भेज देंगे तो A प्लस B की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, तो वो आएगी 90, क्योंकि 90 उस तरफ जाके माइनस हो चुका है। तो अब A प्लस B की जो वैल्यू है वो अपनी आनी चाहिए 90 डिग्री। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब इस 90 डिग्री को, यानी कि A प्लस B ही था 90 डिग्री, तो इस 90 डिग्री को हमें कुछ इस तरह से बांटना है कि ये 2:3 में बढ़ जाए। तो देखिए यहाँ पे रेशियो में बांटने के लिए, अगर जैसे हमें x को अगर m और n के रेशियो में बांटना है, x एक संख्या है, इसको हमें m और n के रेशियो में बांटना है, तो हम लोग क्या करते हैं, x को लिखते हैं, तो एक बार इसमें m से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे नीचे m प्लस n कर देंगे,
और एक बार हम लोग n से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि x इंटू n से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे m प्लस n कर देंगे, तब अब ये संख्याएं m प्लस n के रेशियो में मिल जाती हैं। जैसे एक संख्या लेकर, क्या संख्या लेकर क्या, इसी को चेक करते हैं। तो देखिए 90 को हमें 2:3 में बांटना है, तो हम लोग पहले क्या लिखते हैं, 90 लिखेंगे, एक बार 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे और नीचे दोनों का योगफल यानी कि 2 + 3 यानी कि 5 लिखेंगे। तो ये कितना आ गया, तो ये आ गया यहाँ से 90 × 2 अपान ये 3 2 5। तो ये 5 से जब ये काटा जाएगा तो 5 एकम 5, 5 8 40, तो ये 18 दूनी 36 डिग्री ये आ गया अपना। और एक जब इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3 अपान 5, अब की बार जोड़ के नहीं दिखा रहे हैं, डायरेक्ट कर दे रहे हैं। तो यहाँ से फिर से 18 आएगा, तो 18 दूनी 36, 18 त्रिक का 54, तो यहाँ से आ गया 54 डिग्री। तो देखिए ए और बी को हम लोग 36 और 54 डिग्री कह सकते हैं। और जब इसको काटेंगे तो देख लिए 18 दूनी 36, 18 त्रिक का 54, 2:3 के अनुपात में है। यानी कि अगर a प्लस बी की वैल्यू 90 डिग्री है और उन्हें 2:3 में बांटना है, तो a की वैल्यू हम 36 डिग्री ले सकते हैं और b की वैल्यू को 54 डिग्री ले सकते हैं। तो a की जो डिग्री है वो 2 होनी चाहिए, यानी कि 36 डिग्री होनी चाहिए, ये 36 डिग्री निकल कर आया, और b जो है वो 54 डिग्री निकल कर आया, 54 डिग्री। ठीक, इतनी बात उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पे नीचे शायद दिखा नहीं, तो ये a की वैल्यू 56 डिग्री थी और ये b की वैल्यू 54 डिग्री। इस प्रकार से रेशियो को हम लोग बांटते हैं। जिस संख्या को हमें बांटना हो, जिस रेशियो में बांटना हो, तो m की वैल्यू एक बार m रखते हैं, फिर एक बार n से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे दोनों ही कंडीशन में m प्लस n से हम लोग डिवाइड करते हैं। तो अब उम्मीद करते हैं ये दोनों बातें तो आपको समझ में आ ही गई होंगी। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए, तो एक रेखा ये mn दिख रही है, उस पर एक किरण ये है, ये दोनों कोण आसन्न कोण बन रहे हैं। तो इन दोनों कोणों का योगफल 180 होना चाहिए, क्योंकि आसन्न कोण रैखिक युग्म बना रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि जो अपना b है और जो अपना c है, इन दोनों का योगफल 180 डिग्री आना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि रैखिक युग्म बना रहे हैं। आप इस बात को हम लिख नहीं रहे थे कहीं पे, आप लोग लिख लीजिएगा क्यों आ रहे हैं। रैखिक युग्म बनाते हैं, तो ये रैखिक युग्म बना रहे हैं, तो इस वजह से अब b की वैल्यू हम लोग निकाल कर लाए ही हैं 54 डिग्री, तो इसको इस तरफ रख देते हैं 54 डिग्री, और यहाँ से प्लस c ऐसे ही रहा, 180 डिग्री इस तरफ रहा। तो अब यहाँ से c की वैल्यू अगर निकाला जाए तो ये उधर जाके माइनस होगा, तो 180 डिग्री में जब 45 डिग्री माइनस होगा तो यहाँ से c की वैल्यू जो निकल कर आती है 126 डिग्री। तो इतनी आ जाती है c की वैल्यू। आप लोग माइनस करके देख लीजिएगा, 10 में से 4 गए 6 और यहाँ से 7 में से 5 गए 2, 1 ऐसे रहा। ठीक है, 126 डिग्री। तो उम्मीद करते हैं ये आपको क्वेश्चन नंबर जो 2 था ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक बार रेशियो में बांटने वाला हम फिर से बता दे रहे हैं। तो यहाँ पे रेशियो में बांटने के लिए अगर कोई संख्या दी गई है, जैसे मान के चलिए 10 दिया गया है, या आप कह सकते हैं 9 दिया गया है, और उसे 1 × 2 के रेशियो में बांटना है, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे एक संख्या 9 है, इसको 1:2 के रेशियो में बांटना है, यानी कि एक पार्ट में 1 रहे और एक पार्ट में 2 रहे। तो इसको हम लोग पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे 1:2 जो रेशियो था उसी को ऐड कर देंगे। तो यहाँ से ये हो जाता है 9 एकम 9/3, यानी कि इसकी वैल्यू जो आती है वो 3 आ जाती है। और जो दूसरा था वो 9:2 के रेशियो में बांटना था, तो 9 × 2 हो गया, और इस तरफ भी 1 + 2 ही रहा। तो इस तरह से 9 दूनी 18 ये हो जाता है, नीचे 3 आ जाता है, तो ये 3 × 18 यानी कि 6। तो ये अब 1:2 के रेशियो में है, तो 9 को हम लोगों ने 1:2 के रेशियो में बांट दिया। तो इसी प्रकार से इसको बांटना था। तो ये कॉन्सेप्ट उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो इसी तरह से ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो जाता है। अब बात करते हैं इसी प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें कुछ कह रहा है।
तो इसके साथ भी एक आकृति अटैच है, ये वाली आकृति। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है आकृति 6.15 में, यानी कि ये जो 6.15 आकृति है में यदि एंगल PQR ये वाला एंगल बराबर है एंगल PRQ के इस एंगल के बराबर है, तो हमें सिद्ध क्या करना है कि जो एंगल PQS ये है और ये बराबर है किसके, एंगल PRT ये बाहर वाला एंगल के बराबर है, हमें ऐसा दिखाना है। तो आइए पहले इस चित्र को बनाया जाए, उसके बाद फिर इसको दिखाया जाए। तो इस चित्र में सबसे पहले एक रेखा थी ST, तो पहले उस रेखा को हम लोग खींच देते हैं। तो कुछ इस तरह से एक रेखा थी जो S थी और T थी। तो अब इस पे एक ट्रायंगल बना हुआ है कुछ इस प्रकार से, तो यहाँ पे बना देते हैं। एक इस प्रकार से कुछ ट्रायंगल बना हुआ है इस पे, तो इसको नाम दे देते हैं हम लोग, इस बुक में ही जो दिया है। तो ये जो था Q था और ये पॉइंट R था और ये पॉइंट P दिया हुआ था। तो ये था, ऐसा बिल्कुल चित्र बना हुआ था। उसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर दिए हुए थे और हमें ये वाला एंगल दूसरे कलर से दिखाते हैं, हमें ये वाले एंगल और ये वाले एंगल को इक्वल दिखाना था। तो अपना जो पार्ट दिया गया है, थोड़ा पन्ने की बचत करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। आप लोग नीचे ही लिखिएगा, पेपर में आए तो नीचे ही लिखिएगा। तो दिया है, तो दिया गया में यहाँ पे है लिख लीजिएगा। तो दिया गया है कि एंगल PQR जो है अपना PQR और जो एंगल PRQ है ये दोनों बराबर हैं। PRQ ये दोनों एंगल बराबर हैं, हमें दिया है। और हमें सिद्ध करने के लिए क्या कह रहा है, तो सिद्ध करना है कि जो बाहरी एंगल बन रहा है PQS, एंगल जो PQS बन रहा है ये दिखाना है PRT के बराबर हमें दिखाना है। तो अब देखिए, अगर इस पूरी को हम लोग एक रेखा कंसीडर करें तो उस पे एक ये किरण खड़ी हुई है, ऐसी कुछ दिख रही है आपको। तो ये दोनों रैखिक युग्म बना रहे हैं, यानी कि इन दोनों एंगल का जो योगफल है वो 180 डिग्री आना चाहिए। तो इसी बात का हम लोग फायदा उठाते हैं और इसको लिखते हैं। तो एंगल जो SQP है, SQP या PQS अभी आप कह सकते हैं, तो इसको और हम लोग जोड़ देते हैं एंगल PQR है इसको। तो ये 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए, ऐसा है। ऐसा क्यों, रैखिक युग्म बना रहे हैं, रैखिक युग्म बना रहे हैं, युग्म बना रहे हैं। तो यही, तो उसी प्रकार से अब यहाँ पे भी देखिए, आप लोग इसको एक सिंगल रेखा कंसीडर की जाए तो ये भी, तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे, तो इसको भी हम लोग लिखते हैं। तो एंगल जो अपना है कौन सा, PRT, तो यहाँ पे PRT एंगल लिख देते हैं और प्लस एंगल को इसमें जोड़ते हैं PRQ को। तो PRQ को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो ये भी 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। 180 डिग्री क्यों हो जाएगा, ऐसा दिया हुआ है। अब इसमें अगर दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष भी बराबर होना चाहिए। तो बाएं पक्ष को हम लोग बराबर दिखाते हैं, SQP या PQS आप लोग जो चाहे लिख सकते हैं। PQR इस तरफ है, ये बराबर होंगे एंगल PRT प्लस एंगल PRQ के, ये बराबर होंगे। अब देखिए यहाँ पे दिया गया था जो PQR एंगल है, जो अपना एंगल PQR है, ये एंगल बराबर है PRQ के। तो इसको हम लोग रिप्लेस करते हैं, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, जो एंगल, इसको एंगल SQP है ये, और इस PQR को रिप्लेस कर सकते हैं PRQ से। तो यहाँ पे एंगल PRQ लिख दिया हमने और इस तरफ की पार्टी को ऐसे ही रहने दिया PRT, और ये एंगल PRQ ऐसा ही रहा। तो अब देखिए
ये चीज़ इधर भी है, यही चीज़ इधर भी है, पी आर क्यू। तो अब बराबरों में से बराबर को घटाया जा सकता है, तो दोनों तरफ से जब इसको घटा दिया जाएगा तो बचेगा क्या, यही दोनों बच जाएंगे। तो बचा क्या अपने पास, तो चाहे इसको पी क्यू एस लिखिए या क्यू पी लिखिए, तो यहाँ पे हम लोगों ने सिद्ध करने के लिए पी क्यू एस लिख रखा है, तो इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, या आप लोग शुरू से इसको पी क्यू एस लेकर चलिएगा। तो यहाँ से पी क्यू एस इस तरफ से बचा, और इस तरफ से क्या बच रहा है, तो इस तरफ से बच जा रहा है अपने पास पी आर टी। तो यही सिद्ध करने के लिए कहा था, तो ये चीज़ सिद्ध हो चुकी है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। तो एक बार फिर से समझा देते हैं मोटा मोटी। तो यहाँ पे एक रेखा ऐसी दी थी एस टी, उस पर एक पॉइंट क्यू थे और एक पॉइंट आर था, इसको मिलाकर एक त्रिभुज बनाया गया था। उसमें ये दोनों जो अंतः कोण थे इनको बराबर दिखाया गया था। ये कोण थे पी क्यू आर और पी आर क्यू, इनको बराबर दिखाया गया था। इस बाहर वाले कोण को हमें बराबर सिद्ध करना था, जो कोण था पी क्यू एस और पी आर टी था। तो अब उसी को ये एक सिंपल रेखा मानते थे, इस पे एक खड़ी किरण मानते थे, तो ये कोण 180 होने चाहिए। तो इन दोनों कोणों का योगफल हम लोगों ने 180 दिखाया। उसी प्रकार से इसको एक सिंगल रेखा पे ये एक किरण खड़ी थी, तो यहाँ भी 180 डिग्री दिखाया हमने, जिससे कि हमारा ये वाला समीकरण मिला। अब ये बायां पक्ष बराबर था, तो हम दायां पक्ष बराबर था, तो हम लोग बाएं पक्ष को भी बराबर दिखा सकते थे। तो उस हिसाब से बाएं पक्ष को जब बराबर किए तो ऐसा हमें प्राप्त हुआ। अब चूंकि हमें दिया गया था, यहाँ पे लिख लीजिएगा, दिया गया है कि क्या दिया गया है कि एंगल पी क्यू आर बराबर है एंगल पी आर क्यू के। इस वजह से हम लोग इसको रिप्लेस कर सके हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने इस एंगल को रिप्लेस करके पी क्यू आर को पी आर क्यू से रिप्लेस कर दिए, क्योंकि दोनों बराबर थे। तो अब ये चीज़ इधर भी थी, यही चीज़ इधर भी थी, तो हम लोग